स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आयनियन विभव में आवर्तता, आयनियन विभव में अपवाद और आयनियन विभव के अनुप्रयोग। ठीक है ना, ये तीनों टॉपिकों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आयनियन विभव की आप लोगों को डेफिनेशन बता चुका हूं। ठीक है ना, उसके बाद आयनियन विभव की आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति होती है उसी चीज को मैं आप लोगों के लिए समझा चुका हूं। उसके बाद हमने आयनियन विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो आयनियन विभव अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनियन विभव को अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल को घटाते हैं। ठीक है ना, अब आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा आयनियन विभव में आवर्तता मतलब पीरियोडिसिटी। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आयनियन विभव में अपवाद। ठीक है ना, मतलब जो आयनियन विभव होता है उसमें कौन कौन से अपवाद है, कौन कौन से एक्सेप्शनल केस है, और उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे आयनियन विभव के अनुप्रयोग। ठीक है ना, मतलब जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, तो यहां पर मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं आप लोगों के लिए आयनियन विभव में आवर्तता मतलब पीरियोडिसिटी। यहां पर मैं 4 पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो चारों पॉइंटों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर एक एक पॉइंट का मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूं। तो देखो, यहां पर मैं 4 पॉइंट लिख देता हूं आप लोगों के सामने, फिर एक एक पॉइंट को मैं बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम डिस्कशन करेंगे आवर्त के बारे में। ठीक है ना, कि जो एक आवर्त होता है अर्थात जो एक पीरियड होता है उसके अंदर जो आयनियन विभव होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, उसके गुण किस तरीका से चेंज होते हैं। तो देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जब हम एक आवर्त सारणी में अर्थात एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, जब हम एक आवर्त सारणी में अर्थात ये आवर्त होता पीरियड होता है, इसमें जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है। और आप लोगों को पता आयनियन विभव की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? आयनियन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, जब हम एक आवर्त में एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो आप लोगों को पता प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आईपी के मान बढ़ेंगे। इसीलिए आवर्त सारणी में एक आवर्त में एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो आयनियन विभव होता है वो आप लोगों का बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल है वो बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आईपी के मान आप लोगों के बढ़ जाएंगे। इसीलिए एक आवर्त में, ठीक है ना, जेड इफेक्ट अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आप लोगों का आईपी के मान भी बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये आप लोगों का पहले नंबर का पॉइंट होता है। दूसरे नंबर के पॉइंट में मैं डिस्कशन करूंगा वर्ग, ग्रुप के बारे में। तो देखो, आप लोगों को पता है ग्रुप में जो हम स्टडी करते हैं वो कहां से करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। भाई, आवर्त में तो हम लेफ्ट से राइट की ओर करते हैं, और ये जो ग्रुप होता है अर्थात जो वर्ग होता है उसमें जो स्टडी करते हैं किसी भी गुण की, हम ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। तो एक बात बताओ, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। अगर आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो आईपी का मान भी घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक की जो दूरी है वो दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और अगर दूरी ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आईपी के मान कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो आप लोगों का जेड इफेक्ट घटेगा, और जेड इफेक्ट घटेगा तो आईपी के मान भी आप लोगों के घटेंगे। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है ना, तो पहले नंबर के पॉइंट में मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया था? आवर्त के बारे में, कि गुण किस तरीका से चेंज होते हैं आयनियन विभव के। ठीक है ना, दूसरे नंबर के पॉइंट में मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया? वर्ग में अर्थात ग्रुप में। ठीक है ना, एक वर्ग के अंदर जो आयनियन विभव होता है उसके मान किस तरीका से चेंज होते हैं। चलो ठीक है, तीसरे नंबर के पॉइंट में मैं डिस्कशन करूंगा आवर्त सारणी को कंप्लीट को ले रहा हूं। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक वर्ग में, ध्यान से समझना, एक वर्ग में सबसे कम आयनियन विभव के जो मान होते हैं वो किनके होते हैं? क्षार धातु होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं। रीजन क्या होता है कि भाई एक वर्ग में सबसे कम आयनियन विभव किनके होते हैं? क्षार धातुओं के, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो क्षार धातु होते हैं, एल्कलाइन मेटल होते हैं, उनके वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा उसके आईपी के मान उतने ही कम होंगे। हम आयनियन विभव की डेफिनेशन यही तो
बोलते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, उसके आईपी के मान ज्यादा होते हैं। और जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम तकलीफ होती है या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए तो कॉमन सी बात है हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी को तो हम आयनन विभव बोल रहे हैं तो आईपी के मान आप लोगों को कम हो जाएंगे। इसीलिए एक वर्ग में सबसे कम आयनन विभव किनके होते हैं? क्षार धातुओं के अर्थात एल्किलाइन मेटलों के। और सबसे ज्यादा जो आयनन विभव के मान होते हैं वो किनके होते हैं? अक्रिय गैसों के, नोबल गैसों के। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है। और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हो तो कॉमन सी बात है आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना? और अगर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आप लोगों के आईपी के मान ज्यादा होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसीलिए एक आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग होते हैं उनमें सबसे, जिन वर्गों के अंदर सबसे कम आईपी के मान होते हैं उस वर्ग का नाम क्या है? क्षार धातु अर्थात एल्किलाइन मेटल। और जिसके आईपी के मान सबसे ज्यादा होते हैं वो वर्ग कौन सा होता है? अक्रिय गैसों का, जिसको हम 18वें वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? रीजन दोनों का दे चुका हूं। क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान कम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल सकते हो तो आईपी के मान घट जाएंगे। लेकिन अक्रिय गैसों के एक आवर्त सारणी में जो आयनन विभव होते हैं वो सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हो अक्रिय गैस स्टेबल होती है, ठीक है ना? उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो विन्यास होता है वो स्थायी होता है। और स्थायी विन्यास से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए एक आवर्त सारणी के अंदर, एक वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा आयनन विभव किसके होते हैं? अक्रिय गैसों के। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये आप लोगों को तीसरे नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। चौथे नंबर के पॉइंट में मैं डिस्कशन करूंगा कि आवर्त सारणी में, कंप्लीट आवर्त सारणी में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव के मान होते हैं वो किसके होते हैं? हीलियम के। ये चीजें आप लोग नोट करते चलना, एग्जाम में इसी तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों की जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम है ना उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक आवर्त सारणी में, एक पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनन विभव के मान किसके होते हैं? हीलियम के, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अक्रिय गैसों को हम ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है ना? ये 6 अक्रिय गैस हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 10। इसका कितना होता है? 18। इसका कितना होता है? 36। इसका कितना होता है? 54। और इसका कितना होता है? 86। अब आप लोगों से मैंने क्या बोली कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो आईपी के मान बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे की ओर जाते तो आईपी के मान घटते हैं। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? आपका 18वां वर्ग ही तो आएगा, ठीक है ना? तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो भाई अक्रिय गैसों के जो आयनन विभव के मान होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना? ये तो आप लोगों को पता लग गया कि जो अक्रिय गैस होते हैं उनके आयनन विभव के मान सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा किसके होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो आईपी घटेंगे। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होते हैं वो किसके होते हैं? हीलियम के। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम जो आयनन विभव होते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं, वो किसके होते हैं? सीजियम के। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीजियम का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक फैले होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसके होते हैं? हीलियम के। और सबसे कम आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके होते हैं? सीजियम के। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जब मैंने आप लोगों के लिए आकार पढ़ाया था, साइज पढ़ाया था अर्थात त्रिज्या पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सीजियम का, ठीक है ना? सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है और जो हाइड्रोजन होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है ना? तो ये चीज है, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं ये आप कॉपी के अंदर नोट करते चलना कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? सीजियम का। और सबसे छोटा आकार किसका होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है ना? और आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं, वो किसके होते हैं? हीलियम के। और सबसे कम किसके होते हैं? सीजियम के। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि आप लोगों को पता है जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो आईपी के मान बढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में कौन आता है? अक्रिय गैसें ही आती हैं। तो हीलियम के सबसे ज्यादा होंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आईपी के मान कम होंगे। तो आवर्त सारणी की अगर हम तुलना करें तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसके होंगे? हीलियम के। और सबसे कम किसके होंगे? रेडोन के। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आईपी के मान घटते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? और सीजियम के आईपी के मान सबसे कम इसलिए होते हैं क्योंकि सीजियम का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। और आपको पता है कि जब
आकार बढ़ेगा तो आईपी के मान घटेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो ज्यादा होगी। अगर नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम काम करेगा तो कॉमन सी बात है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए सीजियम के आयनन विभव पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम होते हैं, ठीक है ना। ये हर एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, किसका आकार बड़ा होता है, किसका आकार छोटा होता है, किसके आईपी के मान सबसे ज्यादा होते हैं, किसके आईपी के मान सबसे कम होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों को आयनन विभव में जो आवर्तता चल रही थी, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब मैं डिस्कशन करूंगा आयनन विभव में अपवाद, ठीक है ना, कि भाई कुछ कुछ चीज ऐसी होती हैं जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, तो वो ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं करती उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलो ठीक है, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो, अब मैं डिस्कशन करूंगा आयनन विभव में अपवाद। आयनन विभव में आयनन विभव में अपवाद, आयनन विभव में अपवाद, ठीक है ना। इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखो इधर देखिए, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, वो टॉपिक है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ना, उसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल केस होते हैं, कौन कौन से अपवाद होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, तो ट्रेंड को फॉलो कौन कौन से नहीं करते, ठीक है ना, उसका रीजन क्या होगा, फिर उसके बाद उसका आंसर क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो बोर्ड की तरफ देखते रहिए। पहले नंबर का आप लोगों का पॉइंट हो गया जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम के आयनन विभव के मान, आयनन विभव मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बेरिलियम के आयनन विभव के मान बोरॉन से ज्यादा होते हैं, बोरॉन से ज्यादा होते हैं, बोरॉन से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। बेरिलियम के आयनन विभव के मान बोरॉन से ज्यादा होते हैं। और लास्ट में कर दो क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक आवर्त में, एक पीरियड में पहले कौन आता है, बेरिलियम, उसके बाद कौन आता है, बोरॉन। आप लोगों को पता है आवर्त के अंदर पहले कौन आता है, बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, और उसके बाद आप लोगों को पता कौन आता है, बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। और हम लोगों का ट्रेंड क्या बोलता है, ट्रेंड ये बोलता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, जब एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, आईपी के मान बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभ का बेस बढ़ता है। अगर इस चीज को फॉलो करें तो ज्यादा आईपी के मान किसके होने चाहिए, बोरॉन के, और कम आईपी के मान किसके होने चाहिए, बेरिलियम के। लेकिन यहां पर केस उल्टा हो रहा है, अर्थात ये सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करता और बेरिलियम के आयनन विभव के मान ज्यादा होते हैं और बोरॉन के आयनन विभव के मान कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो बेरिलियम होता है उसका पूर्ण पूरित विन्यास होता है, फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो आप लोग क्या पूर्ण पूरित विन्यास अर्थात जो फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम के आयनन विभव के मान बोरॉन से ज्यादा होते हैं। और एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2, बात समझ में आ गई। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p1, बात समझ में आ गई ना। अब आप लोगों को पता आयनन विभव की डेफिनेशन क्या होती है, क्या किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर ये एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ गई तो आईपी के मान ज्यादा होंगे, और अगर ये एनर्जी आपको कम देनी पड़ गई तो आईपी के मान कम होंगे। तो देखो यहां पर ये रहा आप लोगों का बाह्यतम कोश और यहां पर ये रहा आप लोगों का बाह्यतम कोश। आप लोगों को पता है कि जो एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भरते हैं, 2 भरते हैं, इसका मतलब ये फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन हो गया। और आप लोगों को पता पी के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो बोरॉन होता है उसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी देकर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते, आपको आईपी अर्थात जो आपको एनर्जी है वो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इसका जो विन्यास है, इसका जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, स्थायी है, क्योंकि ये फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन है, पूर्ण पूरित विन्यास है। और हम ये जानते हैं कि पूर्ण पूरित विन्यास होता है और जो अर्धपूरित विन्यास होता है, अर्थात जो हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है और जो फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। अगर आप स्टेबल कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए जो बेरिलियम होता है उसके आईपी के मान ज्यादा होते हैं और जो बोरॉन होता है उसके आईपी के मान कम होते हैं। रीजन क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। मैं लिख देता हूं, रीजन भी लिख देता हूं, पूर्ण पूरित
पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई बेरिलियम के आयनन विभव के मान ज्यादा होते हैं और बोरॉन के कम होते हैं, क्यों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो बेरिलियम होता है उसके आईपी के मान ज्यादा होते हैं और बोरॉन के कम होते हैं। और इस तरीका से उनको समझा देना, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिख के। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इसका पहले नंबर का पॉइंट क्लियर होता है एक्सेप्शनल केस में। दूसरे एक्सेप्शनल केस के बारे में मैं डिस्कशन करता हूं। दूसरे एक्सेप्शनल केस में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है ना। यहां पर जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं किसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि नाइट्रोजन के आयनन विभव के मान ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और क्यों। नाइट्रोजन के जो आयनन विभव के मान होते हैं, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन से ज्यादा होते हैं, और आपको रीजन देना कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के बाद हम लोगों को पता लग जाएगा कि नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा क्यों होते हैं और ऑक्सीजन के आईपी के मान कम क्यों होते हैं। तो देखो, एक आवर्त में पहले कौन आता है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। उसके बाद आप लोगों को पता कौन आता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो किसके ज्यादा होने चाहिए, ऑक्सीजन के ज्यादा होने चाहिए और नाइट्रोजन के कम होने चाहिए। लेकिन होता इसके उल्टा है, नाइट्रोजन के ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेक करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और यहां पर हो गया 2p3। चलो ठीक है, बात करता हूं मैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए 1s2 2s2 और यहां पर हो गया 2p4। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आयनन विभव की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को हमको क्या बोलते हैं, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 3, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप लोगों को पता है ये तो क्या होगा, अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जो इसका है ऑक्सीजन का, ये क्या हो गया, अपूर्ण विन्यास, इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अपूर्ण विन्यास, इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को पता है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हुआ या फुल फील्ड हुआ तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो क्या हो जाएगा, आपका अपूर्ण विन्यास, इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए नाइट्रोजन के आईपी के मान ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन के कम होते हैं, ठीक है ना। इसका रीजन होता है अर्धपूरित विन्यास के कारण, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। बात समझ में आई या नहीं आई, ये रीजन आप लोगों के सामने है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये पूर्ण पूरित विन्यास हो जाएगा। और पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो गया, अर्धपूरित, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। और इसके अलावा पी के अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन भरो, जैसे कि 1 2 4 और 5, वो सभी किसमें चले जाते हैं, अपूर्ण विन्यास में, ठीक है ना। तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालना ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसीलिए नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के कम होते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा एक्सेप्शनल केस क्लियर। चलो ठीक है, अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट के बारे में मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा। इसमें लूंगा मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। यहां पर तो मैं किसको ले लेता हूं आप लोगों के लिए, मैग्नीशियम को, ठीक है ना। यहां पर तो ले लेता हूं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के आयनन विभव के मान जो एल्यूमिनियम होता है उससे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों, इस चीज का हम लोगों को रीजन देना है। तो देखो, एक आवर्त में, एक पीरियड में मैग्नीशियम पहले आता है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 है। और उसके बाद आप लोगों का कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप लोगों का कितना होता है, 13 होता है, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ज्यादा किसके होने चाहिए, एल्यूमिनियम के होने चाहिए, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो आईपी के मान बढ़ते हैं। तो अगर आईपी के मान बढ़ेंगे तो ज्यादा किसके होने चाहिए, आप लोगों के एल्यूमिनियम के होने चाहिए और मैग्नीशियम के कम होने चाहिए। लेकिन ये केस उल्टा होता है, मैग्नीशियम के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और एल्यूमिनियम के कम होते हैं। उसका भी रीजन दे देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 है। क्या लिखोगे, यहां पर आप लोग लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और यहां पे लिख दो 2p6, ठीक है ना। और यहां पर हो जाएगा 3s2, ठीक है ना। तो बाह्यतम कोष कितना हो गया आप लोगों का, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2, अर्थात ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास, ठीक है ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन,
पूर्ण पूरित विन्यास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बात जब मैं एल्यूमिनियम की करता हूं तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, यहां पे लिख दो 2s2, 2p6, यहां पे लिख दो 3s1, सॉरी 3s2, यहां पे लिख दो 3s2, कितने हो गए? 12, और यहां पे लिख दो 3p1। ठीक है ना? तो देखो आप लोग गौर से देखो, जो मैग्नीशियम होता है उसके बाह्यतम कोष में s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूर्ण पूरित विन्यास हो गया, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और जो आप लोगों का एल्यूमिनियम है उसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये कौन हो गया? अपूर्ण विन्यास। ठीक है ना? अपूर्ण विन्यास मतलब इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों को पता है कि जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। अगर उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए मैग्नीशियम के आईपी के मान होते हैं वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होते हैं। रीजन फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है ना? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण या पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इसी के साथ आप लोगों के कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। पहले में हमने डिस्कशन किया था कि बेरिलियम के आईपी के मान बोरॉन से ज्यादा होते हैं पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था कि नाइट्रोजन के आईपी के मान ऑक्सीजन से ज्यादा होते हैं, और वहां पर हमने रीजन दिया था अर्धपूरित विन्यास के कारण, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और जो तीसरे नंबर का पॉइंट है उसमें हमने डिस्कशन किया है कि मैग्नीशियम, मतलब जो मैग्नीशियम होते हैं उसके आईपी के मान एल्यूमिनियम से ज्यादा होते हैं। और यहां पर भी हम लोगों ने रीजन क्या दिया है? पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आप लोगों के कितने पॉइंट क्लियर होते? 3। ठीक है ना? अब चौथे नंबर के एक्सेप्शनल केस में मैं जो डिस्कशन करूंगा, तो देखो चौथे नंबर के अपवाद को देखो आप लोग, आवर्त सारणी में चौथे नंबर का अपवाद कौन सा है? चौथे नंबर का अपवाद आप लोगों का ये है, तो आवर्त सारणी में जो चौथे नंबर का अपवाद है वो आप लोगों का ये है कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान लगभग स्थिर रहते हैं, लगभग स्थिर रहते हैं, लगभग स्थिर रहते हैं, लगभग स्थिर रहते हैं। ठीक है ना? और लास्ट में कर दो क्यों। भाई ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनमें आईपी के मान लगभग बराबर होते हैं? उसका रीजन होता है परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं संक्रमण तत्वों की श्रेणी में, अर्थात जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी सीरीज में, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता प्रभावी नाप की आवेश भी बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है ना? तो प्रभावी नाप की आवेश तो आकार को घटाने की कोशिश करता है और परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए जो आप लोगों का प्रभावी नाप की आवेश है ना तो आकार को घटा पाता है और ना ही परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ा पाता है, इसलिए उनके आकार लगभग बराबर से होते हैं। और यही रीजन होता है कि आप लोगों के जो आईपी के मान होते हैं वो भी लगभग बराबर ही होते हैं, और उसका रीजन दोगे आप लोग परिरक्षण प्रभाव के कारण, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट के कारण। तो यहां पर जो इसका आंसर है, इसका जो रीजन है वो लिखना है आप लोगों को परिरक्षण प्रभाव के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण। और ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है ना? इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों को परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसको ज्यादातर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट लगाते हैं, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आप लोग पिछले वाले लेक्चरों में देख लेना, वहां पर मैंने परिरक्षण प्रभाव को अच्छे से समझा रखा है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले एग्जाम इस तरीका से क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन विभव के या आईपी के मान लगभग बराबर होते हैं क्यों, तो आपका जवाब होगा परिरक्षण प्रभाव के कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण। और ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है ये मैं आप लोगों के लिए पिछले वाले लेक्चरों में समझा चुका हूं, तो उन लेक्चरों को आप लोग देख लेना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहां पर 5वें नंबर के पॉइंट में डिस्कशन करूंगा 5D श्रेणी के बारे में, 4D श्रेणी के बारे में। ठीक है ना? कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके आईपी के मान तो क्या होते हैं, ज्यादा, और जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके आईपी के मान कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं 5वें नंबर के पॉइंट को लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि 5D श्रेणी के, 5D श्रेणी के, 5D श्रेणी के तत्वों के, 5D श्रेणी के तत्वों के, 5D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान, आयनन विभव के मान ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में, होते हैं 4D श्रेणी के, 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में, तत्वों की तुलना में।
तो ऐसा क्यों होता है उसका मुझे आप लोगों के लिए रीजन देना है। देखो सबसे पहले तो ट्रेंड को समझते हैं। आप लोगों को पता है कि वर्ग में ऊपर ऊपर कौन सी सीरीज आती है, 3D सीरीज, उसके जस्ट नीचे कौन सी सीरीज आती है, 4D सीरीज, और उसके जस्ट नीचे कौन सी सीरीज आती है, 5D सीरीज, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का वर्ग, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का वर्ग। और आप लोगों को पता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आप लोगों को पता है कि जो आयनन विभव होता है, आईपी का जो मान होता है वो क्या होता है, घटता है। इसका मतलब तो ये निकला कि 5D सीरीज के एलिमेंटों, जो 5D सीरीज के एलिमेंट है उनके आईपी के मान सबसे कम होने चाहिए। अगर यहां पर कंपैरिजन हम 4D सीरीज को 5D सीरीज के एलिमेंटों की करें और हम ये बोल रहे हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आईपी के मान घटते हैं, तो कॉमन सी बात है कम किसके होने चाहिए, 5D के, और ज्यादा किसके होने चाहिए, 4D के। लेकिन यहां पर केस उल्टा होता है। केस उल्टा क्या होता है कि जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 4D सीरीज के एलिमेंटों के। तो ऐसी क्या बात है 5D सीरीज के एलिमेंटों के जिसकी वजह से उनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं, और ऐसी क्या बात है 4D सीरीज के एलिमेंटों में जिसकी वजह से उसके आईपी के मान कम होते हैं, उसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो जो आप लोगों की ये 4D सीरीज है, 4D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 39 से 48, और जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 57, ठीक है ना। एक तो 57 आता है, उसके बाद ये 72 से लेकर 80 के जो एलिमेंट होते हैं वो किसको होते हैं, 5D सीरीज के। तो देखो ये 57 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 57 तो किसका हो गया आप लोगों का 5D सीरीज का हो गया। उसके बाद 72 से लेकर 80 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो कौन सी सीरीज के हो गए, 5D सीरीज के। लेकिन 58 से और 71 के जो एलिमेंट होते हैं इनके बीच में कौन होते हैं, 58 से जो 71 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो आप लोगों को पता है किसके होते हैं, लेंथिनाइड तत्वों के। ये कौन से होते हैं आप लोगों के, लेंथिनाइड तत्व होते हैं, लेंथिनाइड एलिमेंट होते हैं। तो जो लेंथिनाइड तत्व होते हैं, लेंथिनाइड एलिमेंट होते हैं, ये 14 तत्व किसके आ जाते हैं, लेंथिनाइड तत्वों के, ठीक है ना। तो लेंथिनाइड संकुचन की वजह से आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और अगर आकार छोटा होगा तो आईपी के मान क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 4D सीरीज के एलिमेंटों के, ठीक है ना। यहां पर रीजन क्या दो आप लोग, लेंथिनाइड संकुचन, लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो आप लोगों के 57 और जो 72 है इनके बीच में 58 से 71 के तत्व है वो किसके आ जाते हैं, लेंथिनाइड सीरीज के। तो वहां पर लेंथिनाइड संकुचन की वजह से, लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर साइज छोटा होगा तो आईपी के मान बढ़ेंगे, क्योंकि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा टच में रहेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आईपी के मान बढ़ जाएंगे। जबकि 4D सीरीज में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। 4D सीरीज का तो बिल्कुल ट्रेंड है कि भाई 39 से 48 के जितने भी तत्व हैं वो किसके होंगे, 4D सीरीज के, ठीक है ना। लेकिन 5D सीरीज में ये 14 तत्व किसके आ जाते हैं, लेंथिनाइड के आ जाते हैं। तो लेंथिनाइड संकुचन की वजह से ये 5D सीरीज के एलिमेंटों की जो आईपी के मान होते हैं वो 4D सीरीज के एलिमेंटों से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जो आप लोग आंसर दोगे केवल इतना ही आंसर देना है। रीजन मैंने आप लोगों के लिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। किसके ज्यादा होने चाहिए, किसके कम होने चाहिए, होते किसके ज्यादा है, होते किसके कम है, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पर आंसर केवल एक ही शब्द में देना है, लेंथिनाइड संकुचन के कारण। कोई अगर पूछ ले आप लोगों से तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना है, लेंथिनाइड संकुचन के कारण, लेंथिनाइड संकुचन के कारण, लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लेंथिनाइड संकुचन के कारण, ठीक है ना। अगर वो बोले पर पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो तो जिस तरीका से मैंने एक्सप्लेन किया इस तरीका से आप लोग एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरीका से आ जाए आप लोगों के कि 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं किसकी तुलना में 4D सीरीज के एलिमेंटों के, तो आप लोगों को इतना ही देना, लेंथिनाइड संकुचन के कारण, मतलब लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों को 5वें नंबर का पॉइंट क्लियर होता है, और इस 5वें नंबर के पॉइंट के साथ ही आप लोगों के जो आयनन विभव में अपवाद चल रहे थे, एक्सेप्शनल केस चल रहे थे, ये आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब मैं डिस्कशन करूंगा अगला टॉपिक, आयनन विभव के अनुप्रयोग, ठीक है ना, कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, तो इसके एप्लीकेशनों के बारे में भी डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल देता हूं, आयनन विभव में, आयनन विभव के अनुप्रयोग, ठीक है ना। आयनन विभव के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। तो देख लो एप्लीकेशनों को भी समझा देता हूं। तो देखो अब हम डिस्कशन करेंगे आयनन विभव के अनुप्रयोगों के बारे में, ठीक है ना। हेडिंग डाल देता हूं, आयनन विभव के, आयनन विभव के अनुप्रयोग,
अनुप्रयोग मतलब जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके एप्लीकेशनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं सभी एप्लीकेशनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर बिल्कुल डिटेल से एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो आप लोगों के पहले नंबर की एप्लीकेशन है वो है आप लोगों की क्रियाशीलता, ठीक है ना, अर्थात रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता अर्थात रिएक्टिविटी। दूसरे नंबर की जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो है आप लोगों की धात्विक, धात्विक और धात्विक और अधात्विक, धात्विक और अधात्विक गुण, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरे नंबर की जो आप लोगों की एप्लीकेशन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे धात्विक, धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइडों, धात्विक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति मतलब बेसिक नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति मतलब बेसिक नेचर, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर की एप्लीकेशन हो गई। चौथे नंबर की एप्लीकेशन में हम डिस्कशन करेंगे बंध के प्रकार, ठीक है ना, बंध के प्रकार, ये चौथे नंबर की एप्लीकेशन है, ठीक है। पांचवें नंबर की एप्लीकेशन में हम डिस्कशन करेंगे तत्वों की अपचायक क्षमता मतलब रिड्यूसिंग पावर, तत्वों की अपचायक क्षमता मतलब रिड्यूसिंग पावर। और जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है उसमें हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, ये जो मैंने आप लोगों के लिए 6 एप्लीकेशन लिखवाई हैं, ठीक है ना, इन 6 एप्लीकेशनों को मैं बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। एक एक एप्लीकेशन को ध्यान से समझते चलना, ठीक है ना। आयनन वेब की जो एप्लीकेशन है वो 6 एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को सामने लिख दी। अब प्रत्येक एप्लीकेशन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा क्रियाशीलता के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में। तो एक बात बताओ मुझे यार कि जो एटम हुआ या जो एलिमेंट हुआ अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल रहा है या उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कॉमन सी बात है उसकी जो रिएक्टिविटी होगी, उसकी जो क्रियाशीलता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी एलिमेंट हुआ, कोई भी तत्व हुआ, ठीक है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी तो कम होगी लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए आप लोगों को पता है कि एक आवर्त सारणी होती है, एक जो पीरियोडिक टेबल होती है, उनमें क्षार धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके आईपी के मान बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। और जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, उनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, तभी तो उनका नाम होता है अक्रिय गैस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है उन सबके पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और उनके आईपी के मान बहुत ज्यादा होते हैं, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालते हैं। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनके आईपी के मान कम होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं उनकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी कम होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आई है ना। इसलिए आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में क्षार धातुओं की जो क्षार धातु होती है अर्थात जो एल्किलाइन मेटल होती है उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनके आईपी के मान कम होते हैं। और सबसे कम रिएक्टिविटी, सबसे कम क्रियाशीलता किनकी होती है, अक्रिय गैसों की, क्योंकि उनके आईपी के मान बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आई है नहीं आई? तो क्रियाशीलता का मतलब लग गया आप लोगों को पता। ये एप्लीकेशन किसकी हो गई आप लोगों की, आयनन विभव की, ठीक है ना, कि जिन तत्वों के आईपी के मान कम होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और जिन तत्वों के आईपी के मान ज्यादा होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। ये पहले नंबर की एप्लीकेशन क्लियर। ठीक, दूसरे नंबर की एप्लीकेशन में हम डिस्कशन करेंगे धात्विक और अधात्विक गुण मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसको हम कैसे पता लगाएंगे, आईपी के आधार पर। तो देखो ध्यान से समझना, आप लोगों को पता है कि जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी बढ़ती है, ठीक है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी आप लोगों की घटती है, ठीक है ना। जब ये तो कौन हो गया आप लोगों का आवर्त, ठीक है ना, और ये हो गया आप लोगों का वर्ग। जब एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है, और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी के मान घटते हैं क्योंकि आकार बढ़ता है, ठीक है ना। और आप लोगों को यह भी पता है कि जिन तत्वों के, ठीक है ना, जिन तत्वों के आईपी के मान कम होते हैं उनके धात्विक गुण ज्यादा होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, क्योंकि आप लोगों को यह भी पता है कि जो मेटल होती हैं, जो धातु होती हैं, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल
बढ़ेंगे, उनके आईपी के मान क्या होंगे, कम होंगे। और जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब उनके आईपी के मान कम होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जो धातु होती है, जो मेटल होती है, उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने का होता है, वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए जो मेटल होती है उनके आईपी के मान कम होते हैं, और जो नॉन मेटल होती है अर्थात जो अधातु होते हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को किसी के लिए नहीं देते, इसलिए उनके आईपी के मान क्या होते हैं, ज्यादा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक आवर्त सारणी में, एक पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं एक आवर्त में, तो आईपी के मान बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में एक आवर्त में जब हम चलते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो अधात्विक गुण होते हैं, अधात्विक गुण आप लोगों के बढ़ते हैं, अधात्विक गुण आप लोगों के बढ़ते हैं, अर्थात नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज आप लोगों की बढ़ती है। क्योंकि अगर आईपी बढ़ेगा, आप लोगों का आईपी बढ़ेगा तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी का मान घटता है, तो कॉमन सी बात है अगर आईपी घटेगी तो धात्विक गुण बढ़ेंगे आप लोगों के, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आवर्त सारणी में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आईपी बढ़ेगी तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी घटती है, आईपी घटेगी तो कॉमन सी बात है आप लोगों के धात्विक गुण बढ़ेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, इसको हम इस तरीका से बोल सकते हैं कि जब एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट क्लियर होता है, धात्विक और अधात्विक गुण। तीसरे नंबर के पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे धात्विक हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि आप लोगों को पता है कि आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण आप लोगों को घटता है, तो क्षारीय गुण भी आप लोगों को घटेंगे। और वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी आप लोगों को घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेंगे। तो धात्विक गुण बढ़ेंगे तो जो आप लोगों के धात्विक हाइड्रोक्साइड को जो क्षारीय गुण है वो भी आप लोगों को बढ़ेगा। इसलिए एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड को जो क्षारीय नेचर है वो घटता है, क्योंकि आप लोगों का आईपी का मान बढ़ता है। लेकिन एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड की जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, जो बेसिक नेचर है वो बढ़ता है, क्योंकि आईपी के मान आप लोगों के कम हो जाते हैं। जैसे कि एक और लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये आप लोगों की कौन हो गई, क्षार धातु, और ये सब OH, अर्थात ये कौन हो गया, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हम किसको बोलते हैं, OH को बोलते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्षारीय गुण शो करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली आप लोगों से कि एक वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड का जो क्षारीय नेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर इनको हम वर्ग में लिखें तो ऐसे आएंगे LiOH आप लोगों का, NaOH, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का KOH, ये हो गया आप लोगों का RbOH, और ये हो गया आप लोगों का CSOH। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण होंगे, सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रॉपर्टीज होगी वो किसकी होगी, CSOH की, उससे कम किसकी होगी, RbOH की, उससे कम किसकी होगी, KOH की, उससे कम किसकी होगी, NaOH की, और सबसे कम किसकी होगी, LiOH की। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड को जो क्षारीय नेचर है वो भी आप लोगों का बढ़ेगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। इसी के साथ आप लोगों का तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ है। चौथे नंबर के पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे बंध के प्रकार। तो देखो, जिन तत्वों के आईपी के मान कम होते हैं, कॉमन सी बात है, जिन तत्वों के आईपी के मान कम होते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं, और जिन तत्वों के आईपी के मान ज्यादा होते हैं वो सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए चौथे पॉइंट को समझा देता हूं कि बंध के प्रकार का हम कैसे पता लगाएंगे, आईपी से, आयनन विभव से। तो आप लोगों को ऐसा पता लगाना है कि कोई भी एलिमेंट जिसके आईपी के मान कम होते हैं वो आयनिक बंध बनाते हैं, और जिनके आईपी के मान ज्यादा होते हैं वो सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे हम बंध के प्रकार का पता लगा सकते हैं, किसकी सहायता से, आयनन विभव की सहायता से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की सहायता से, क्योंकि एप्लीकेशन किसके चल रहे हैं, आयनन विभव के। चलो ठीक है, चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। पांचवें नंबर के पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे तत्वों की अपचय क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। तो देखो, अपचय क्षमता, रिड्यूसिंग पावर हम किसको बोलते हैं, कि कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से बाहर निकालेगा उसकी अपचय क्षमता, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जिन तत्वों के आईपी के मान कम होते हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं,
भाई अगर किसी के आईपी के मान कम हुए तब हम यही तो बोलेंगे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल रहा है, और जो जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकालेगा उसके आईपी के मान उतने ही कम होंगे और उसकी रिड्यूसिंग पावर अपचायक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूं कि जो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से बाहर निकालेगा उसकी अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो आईपी के आधार पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिनके आईपी के मान कम होते हैं उनकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, और जिन तत्वों के आईपी के मान ज्यादा होते हैं उनकी अपचायक क्षमता कम होती है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। ये इसकी कौन से नंबर की एप्लीकेशन क्लियर होती है? 5वें नंबर की। अब जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है उसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है उसको ध्यान से समझना। यहां पर हम डिस्कशन करेंगे क्या, माना कि कोई दो तत्व है, ठीक है ना, दो एलिमेंट है, ठीक है ना, और उन दोनों के आयनन विभवों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे ज्यादा हुआ, ठीक है ना, एक बार फिर से समझना, मैं ये बोल रहा हूं जो आप लोगों की छठी नंबर की एप्लीकेशन है उसमें मैं ये बोल रहा हूं ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेट, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी का हम कैसे पता लगाएंगे, उसको भी हम आईपी के आधार पर पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। माना कि कोई दो तत्व है, ठीक है ना, दो तत्व है और उनके आईपी का जो डिफरेंस है अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हुआ तो उसकी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसीलिए Na जो आप लोगों का Na+ होता है वो आप लोगों का बनता है, लेकिन जो आप लोगों का Na+2 होता है वो नहीं बनता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? क्या दो तत्वों के आयनन विभव में जो अंतर है अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा हुआ तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई एलिमेंट होगा वो आप लोगों को स्टेबल होगा। यही कारण होता है कि Na+ आप लोगों का बनता है। बिल्कुल, हमने सोडियम पे एक ही चार्ज होता है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, और Na+2 आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होता, ठीक है ना। इसलिए जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आप लोगों की स्टेबल होगी। चलो ठीक है, दूसरे नंबर, इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरे नंबर का पॉइंट आप लोगों का ये हो गया कि यदि कोई दो तत्व है, ठीक है ना, और उनके आयनन विभव में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हुआ तो फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसीलिए Mg+ आप लोगों का नहीं बनता है और Mg+2 आप लोगों का बनता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से इसके अंदर दूसरे पॉइंट को बता देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई दो तत्व है, उनके आयनन विभव में अंतर, डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है तो फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। जैसे कि Mg+ नहीं बनता लेकिन Mg+2 बनता है, क्योंकि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई। चलो ठीक है, इसी के अंदर तीसरे नंबर का पॉइंट ये हो गया कि माना कि कोई दो एलिमेंट है, ठीक है ना, और उनके आयनन विभव में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य में है, मतलब बीच में है, ठीक है ना, तो फिर आप लोगों की दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं MgO, ठीक है ना। आप लोगों को पता है Mg पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, और ये दोनों ही अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। Mg+2 में स्टेबल होता है और ऑक्सीजन -2 में स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन ये कंडीशन तब बनेगी जब दो तत्वों के आयनन विभव में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? एक बार फिर से बता देता हूं, अगर दो तत्व हैं और उनके आयनन विभवों में अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हुआ तो आप लोगों को पता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। जैसे कि Na+ बनता है लेकिन Na+2 नहीं बनता। दूसरे पॉइंट में ये बोली थी कि दो एलिमेंटों के आयनन विभव का अंतर अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम हुआ तो फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। इसीलिए Mg+ नहीं बनता और Mg+2 बनता है। और तीसरे में ये बोलिए कि दो तत्वों के आयनन विभवों अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहा तो फिर वो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने किसको ले लिया, MgO को ले लिया, ठीक है ना। तो Mg+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होती है और ऑक्सीजन -2 में स्टेबल होती है। जैसे कि और ले लेता हूं NaCl को ले लेता हूं, तो यहां पर भी आपको पता है सोडियम पर +1 चार्ज होता है और Cl पर -1 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की स्टेबल होंगी। कब? जब दोनों तत्वों के आयनन विभव में अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा। बात समझ में आ गई? और इसी के साथ आप लोगों के जो आयनन विभव के एप्लीकेशन चल रही थी वो आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। 6 एप्लीकेशन आप लोगों के सामने, 6 को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले नंबर के एप्लीकेशन में हमने डिस्कशन किया था क्रियाशीलता के बारे में, दूसरे में हमने डिस्कशन किया था धात्विक और अधात्विक गुण, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तीसरे नंबर की एप्लीकेशन में हमने डिस्कशन किया था धात्विक और हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब बेसिक नेचर।
चौथे नंबर की जो एप्लीकेशन है उसमें हमने डिस्कशन किया था बंद के प्रकार, ठीक है ना। और 5वें नंबर की एप्लीकेशन में हमने डिस्कशन किया था तत्वों की अपचायक क्षमता मतलब रिड्यूसिंग पावर। और जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है उसमें हमने डिस्कशन किया था ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी का पता हम आईपी के आधार पर कैसे लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने 3 टॉपिकों का डिस्कशन किया। एक तो आयनियन विभव में आवर्तता, एक आयनियन विभव में अपवाद और एक आयनियन विभव के अनुप्रयोग। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा, मैं आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में आईपी निकालने का तरीका बताऊंगा और आईपी के मतलब आयनियन विभव के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे उनको मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।